हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की। हम एमईजी 15 को डील कर रहे हैं। द सेंटर एंड द पेरिफेरी। सेंटर एंड पेरिफेरी को लेकर एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें सेंटर एंड पेरिफेरी को ही डिस्कस किया था। नाउ वी हैव टॉपिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज और लिटरेचर किस तरीके से था। आल्दो इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि देखो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे पेरिफेरी के ऊपर ही पूछा गया था। सेंटर एंड द पेरिफेरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन आज तक इस टॉपिक पे नहीं आया, पर आ सकता है क्योंकि जो चीज़ नहीं आई वो आ भी सकती है, राइट। द सेंटर इकोनॉमिक डोमिनेशन। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बोल दूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको स्लाइड पे मिलेंगी, बाकी जो मैं बोल रही हूँ आप सुनो और आप चाहें तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक वर्ड स्लाइड पे लिखना वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी कभी समझाने में इतना चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो मेन पॉइंट्स आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं, उनको इलाबोरेट करना आपको आना चाहिए। द सेंटर्स इकोनॉमिक डोमिनेशन ऑफ इट्स पेरिफेरीज इलस्ट्रेट द जनरल नेचर ऑफ इम्पेरियलिज्म। क्योंकि पेरिफेरीज जो है, किसी भी चीज़ की जो बाउंड्री है, इकोनॉमिक डोमिनेशन मतलब कि जहाँ पर रुपए पैसे ज़्यादा थे, अर्थव्यवस्था अच्छी थी, वहाँ पे जो पेरिफेरी थी उसका जो एक परिधि थी, उसका एक अलग एरिया था। अंडरस्टैंडिंग द सटल वे ऑफ कल्चरल इम्पेरियलिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। कल्चरल इम्पेरियलिज्म मतलब कल्चर, जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसके लिए? फॉर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। जितने भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। मैकार्लेस मिनट जो कि 1835 में आया था, वो क्या बात करता है? देखो, मैकार्ले मिनट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखना है। मैकार्लेस मिनट जो आया था आपका 1835 में, अनाउंस द सेंटर्स सिविलाइजिंग मिशन फॉर इंडियंस थ्रू इंग्लिश एजुकेशन। मैकार्ले क्या बोलता था कि इंग्लिश जो इंडिया है उसका सिविलाइजेशन करना है, उसे सोशली इस्टेब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। द यूरोपियन वेज ऑफ डूइंग बिकम इफेक्टिवली ऑफ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बाय द जज ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एडवर्ड सेड। एडवर्ड सेड्स बुक है उनकी, एडवर्ड सेड की बुक है। बुक का क्या नाम है? ओरिएंटलिज्म, 1978। ये चीज़ें जो मेन है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। क्या बोलता है? वॉज परहैप्स द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंस वर्क टू एग्जामिन द हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ यूरोपियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन वेस्टर्न पीपल। नॉन वेस्टर्न पीपल मीन्स जो लोग बाहर से नहीं आए थे। इट मीन्स व्हाट? जो नेटिव पीपल थे। एंड कल्चर्स एज यूरोप। दिस बुक helped shape and define an emerging new field of literary and cultural studies which is called post-colonial studies. उसके बाद एक और नेक्स्ट राइटर की बात करेंगे हम, जिनका नाम है, नाइजीरियन पोइट है, राइटर है, जिनका नाम है चिनुआ अचेबे। इन 1958 he used his line from W.B. Yeats poem A Second Coming and epigraph to the novel Things Fall Apart। इन्होंने उनकी जो पोइट्री थी उसके कॉन्ट्रैक्ट में वर्क लिखा जिसका नाम था थिंग्स फॉल अ पार्ट। साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट नदीन गॉडमर प्रोवाइड एन इंस्टेंस ऑफ विल टू रिवर्स द सेंटर एंड पेरिफेरी रिलेशन एज एन अफ्रीकन राइटर व्हेन शी प्रपोजेज एन अफ्रीकन सेंटर्ड। तो चिनुआ अचेबे का नाम आपको याद रखना है, एडवर्ड सेड का नाम याद रखना है, मैकार्ले मिनट का नाम याद रखना है, राइट। अब बात कर लेते हैं कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल एंड इसका जो एरा था उसमें क्या था और किस तरीके की चीज़ें थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी ऑथर्स बोल रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। द ऑथर ऑफ द एम्पायर राइट्स ब्लैक 2002 आर्ग्यू देयर बुक that of the term post-colonial is the most appropriate to mark the specificities of literature from the colonies. They feel that it covers all the culture affected by the imperial process from the movement of colonization to the present day। ठीक है। उसके बाद जो एंटी कॉलोनियल हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। एंटी कॉलोनियल प्रैक्टिस रिजेक्टिंग द मास्टर नेरेटिव ऑफ वेस्ट एंड
सीकिंग प्लेस इट विद काउंटर नरेटिव, मतलब यहाँ पे वही है कि जो लिख रहा है उसका जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो इस तरीके से है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है कि जो इंडिया का पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर था, इंडियाज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंडिया इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, द लिटरेचर प्रोड्यूस इन इंडिया, वो लिटरेचर, वो साहित्य जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ इन इंग्लिश और द इंडियन लैंग्वेज, या तो वो इंग्लिश में लिखा गया या तो इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज आपको पता होगा हमारे देश में कितनी सारी भाषाएं हैं ना। एनी टाइम आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस कॉलोनाइजेशन फ्रॉम अराउंड द 7th सेंचुरी एंड द प्रेजेंट, 17th सेंचुरी से लेके आज तक जितने भी लिटरेचर लिखा गया। तो अब बात कर लेते हैं इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। किसकी बात करेंगे हम, इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करेंगे। इसका एक सेपरेट वीडियो भी बन सकता है और इसको मर्ज भी किया जा सकता है, फिलहाल हम इसको मर्ज करके ही चलते हैं। बिसाइड इन इंग्लिश राइटिंग, इंडिया हैज़ इट्स ओन प्री कॉलोनियल हिस्ट्री एंड हेरिटेज एज द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि हम लोगों के पास तो ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री है। जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन लिटरेचर है, वो तो बहुत पुराना है, हमारे पास तो पहले से ही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि किस तरीके से इंडियन जो लैंग्वेज है वो रेज हुई, बढ़ी, और जो लिटरेचर है वो बढ़ा। इंडिया हैज़ द वेदास, उपनिषद, शास्त्र, पुराणास, द रामायण एंड द महाभारता, ये सब तो इंडिया के पास है ही, हमेशा से ही था, हमेशा से इन द सेंस कि जब ये चीज़ें हुई उसके बाद तो था ही। एक्सेप्ट सम पॉकेट ऑफ ट्रेडिशन स्कॉलरशिप, what might supposed to be remained untouched by the Orientalist recognized pre-colonial tradition India's work in Sanskrit and Arabic, Persian। तो जो इंडिया के वर्क थे वो ज़्यादातर किस में लिखे गए, संस्कृत और अराबिक, पर्शियन हैव बीन अफेक्टेड द यूरोपियन प्रिंसिपल्स, इनमें लिखे गए। बिसाइड द संस्कृत लिटरेरी ट्रेडिशन, अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ संस्कृत ही एक ऐसा ट्रेडिशन था जिसमें वर्क लिखे गए। इंडिया हैज़ न्यूमरस लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, एज यू नो दैट, लाइक असामी, हिंदी, बंगाली, मिथैली, गुजराती, मराठी, कोंकणी, है ना। तो हमारे पास एंड 5 द्रविडियन लैंग्वेजेस ऑफ तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड तुलु। इनको छोड़ के भी हमारे पास रीजनल लैंग्वेज भी बहुत है ना। रीजनल लैंग्वेज and guided the theoretical principle and established संस्कृत poets। लैंग्वेजेस को ज़रूर बताना है, और देखो ये कितना इंटरेस्टिंग भी है, जब आप पेपर में लिखेंगे तो आपको आता भी है, प्लस वहाँ पे आपकी 3-4 लाइनें तो आप ऐसे लिख देंगे। मॉडर्न इंडियन लिटरेचर की अगर हम बात करें, वेरियस रीजनल लैंग्वेज हैव डेवलप्ड फ्रॉम 19th सेंचुरी, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश एंड ऑल ओवर यूरोपियन लैंग्वेजेस। एक रीज़न ये भी है कि 19th सेंचुरी के बाद जो ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन की वजह से भी बहुत सारा लिटरेचर वर्क पढ़ने को सामने आया और देखने को मिला। वाई, जब ट्रांसलेशन होने लगा तो यूरोपियन वर्क, ऑस्ट्रेलियन वर्क, अमेरिकन वर्क को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था, हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था, कुछ हिंदी के लिटरेचर को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था। तो इससे क्या हुआ, हम लोग उनके लिटरेचर को पढ़ रहे थे, वो हमारे लिटरेचर को पढ़ रहे थे, और लिटरेचर जो था अपने आप में ही बढ़ता चला गया, एनरिच होता चला गया। न्यू राइटिंग अडेप्टिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ नेटिव इमेजिनेशन टू द लास्ट 2 सेंचुरीज। न्यू राइटिंग अडेप्टिंग का मीनिंग क्या होता है, ये एक अच्छा वर्ड है। न्यू राइटिंग अडेप्टिंग का मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल, you are reading any text, any novel from any other country like Europe, American। अब आपने जब उसको पढ़ा एज अ राइटर, तो उनका राइटिंग स्टाइल आपने देखा, उनकी टेक्निक आपने देखी, उनका इलेबोरेशन आपने देखा, तो वहाँ से आपका न्यू राइटिंग अडेप्टिंग बोलते हैं। जब हम दूसरों के वर्क को पढ़कर उससे इन्फ्लुएंस होकर कोई चीज़ उससे मिली जुली लिखते हैं, या उस आइडिया को फॉलो करते हैं, उस टेक्निक को फॉलो करते हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अडेप्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर को छोड़ो, अच्छा चलो अडेप्टिंग का मैं एक और दूसरा एग्जांपल बोलती हूँ। राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देखी जा रही हैं कोरिया की,
तो आपने देखा होगा कोरिया का फैशन भी इंडिया में कॉपी हो रहा है। वहाँ का स्वेटर, वहाँ के पर्ल वाली हेयर क्लिप्स, क्लचेस, तो ये भी एक तरीके का अडेप्टेशन ही है। हम यहाँ पे फैशन को अडेप्ट कर रहे हैं। इंडिया की साड़ी हर कंट्री में इम्पोर्टेंस रखती है, साड़ी तो इंडिया की है, लेकिन वो अडेप्ट कर रहे हैं, हमारे ड्रेस को अडेप्ट कर रहे हैं। हमने भी वेस्टर्न कल्चर को, है ना, वेस्टर्न ड्रेस को अडेप्ट किया है। तो इसी तरीके से जो न्यू राइटिंग अडेप्टेशन शुरू हुआ, वो इसी तरीके से शुरू हुआ। जब ये सब तो कॉपी करना आसान है, लेकिन अगर आपको कहीं की लैंग्वेज ना आए, उस लैंग्वेज को पढ़ना आसान थोड़ी है। अब कोई चीज़ रशियन लैंग्वेज में लिखी हुई है एंड वी आर इंडियन पीपल, वी डोंट नो, तो हमारे सामने तो कुछ भी लिख के रख दो, अगर गाली भी लिख के रख दी तो कौन सा हमें पता चलने वाला है। तो इसीलिए ट्रांसलेशन जो था वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। अब जो हमारा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो चीज़ें हुई, न्यू राइटिंग हो गया, इम्पोर्टेंट मॉडर्न इंडियन राइटिंग इज प्रोग्रेसिवली political, focusing on various political liberation movement within a social tradition and practice caste, class, gender definitions and identities. अब मेन चीज़ आ जाती है रोल ऑफ ट्रांसलेशन, कि क्या रोल है ट्रांसलेशन का। हालांकि मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, थोड़ा सा आपको समझा दिया है, बट थोड़ा और जानने की हमको ज़रूरत है। ट्रांसलेट का सीधा सा मतलब है कि किसी भी एक भाषा के लिटरेचर को, वर्क को, कॉन्टेक्स्ट को, शब्द को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू फ्रांस, फ्रांस टू जर्मनी, है ना, इस तरीके के अलग अलग जर्मन लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, उसको लिखना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लिटरेचर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जितना ज़्यादा ट्रांसलेशन हुआ उतना ज़्यादा जो हम लोग हैं वो दूसरों के टेक्स्ट पढ़ने के एबल हुए। आज हम चिनुआ चीवी का थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ पा रहे हैं। आज हम दूसरे लैंग्वेज में लिखी कोई भी नोवेल को गूगल पे डाल के भी, अगर उसको ट्रांसलेशन का ऑप्शन डाल के उसको पढ़ पा रहे हैं। हमारे वर्क को फॉरेनर्स पढ़ पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। इससे क्या हुआ है? एनरिचमेंट हो रहा है। किसका? लिटरेचर का। नाउ बट हिस्टोरियन ऑफ लिटरेचर हैज़ इग्नोर देयर फंक्शन इन द लिटरेरी सिस्टम। लेकिन जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है। इन द 15th century इंग्लैंड, अकॉर्डिंग टू सुशान बेसनेट, देयर वाज अ हाई प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे ज़्यादा कब हुआ? 15th century में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। कौन बोलता है? सुशान बेसनेट। उसी तरीके से सिमिलरली 18th century इन इंडिया, 18th century में जो इंडिया में ओरिएंटलिज्म रिनेंसा आया, मैनी संस्कृत वर्क वर ट्रांसलेटेड इनटू यूरोपियन लैंग्वेज। तो इंडिया के भी लैंग्वेज को, इंडिया के लिटरेचर को यूरोपियन लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया इन द 18th century ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ओरिएंटल रिनेंसा। ओके, नाउ ट्रांसलेशन है प्राइमरीली एक्टिविटी। किस तरीके से काम करती है? व्हेन अ लिटरेचर इट्स ए डेवलपिंग स्टेज, जब डेवलप कर रहा हो। व्हेन लिटरेचर इज मार्जिनली फीबल और बोथ, जब एंड पे चल रहा हो। व्हेन लिटरेचर कंटेन्स वैक्यूम ऑफ फाइंड्स, जब कोई भी लिटरेचर है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्राइसिस पे लिखा जा रहा है, टर्निंग पॉइंट पे है, तब लोग उसको पढ़ना या समझना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। ओके, हैव यू नोटिस एवर, कभी आपने टीवी सीरियल देखा हो, कभी आपने वेब सीरीज़ देखी हो, तो हमेशा उसको ना मान लो कोई वेब सीरीज़ है जिसके 8 एपिसोड हैं, 8 या 9 एपिसोड हैं सीज़न 1 में, आपने देखा होगा उसका फर्स्ट एपिसोड ऐसे टाइम पॉइंट पे एंड किया जाता है कि आप बहुत क्यूरियस रहते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या होगा, है ना। सेकंड वाला ऐसे टाइम पीरियड पे ओवर किया जाता है कि थर्ड पार्ट में क्या होगा। जैसे एक मूवी आई थी बाहुबली, जिसमें लास्ट में दिखा गया कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा, एक सस्पेंस क्रिएट था। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि नेक्स्ट पार्ट उसका लोग पढ़ें, नेक्स्ट पार्ट उसको देखें, लोग इतने क्यूरियस रहें कि उसका ट्रांसलेशन करें उसको पढ़ने के लिए, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को इस तरह के टर्निंग पॉइंट पे छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है। He claims that translation literature meets the requirement of young literature to put the renewed tongue in use of mouth. Renewed tongue का मतलब क्या है?
पुराने लिटरेचर को जब कोई न्यू राइटर पढ़ता है, उसमें कुछ अपने शब्द जोड़ता है ना। न्यू टंग का क्या मतलब है, अब नई जीभ थोड़ी आ गई है, मीन्स उसमें नए शब्द जोड़ना, उसमें नई फीलिंग्स डालना, उसमें नया कंटेंट डालना, उसमें नया क्रिटिक डालना, तो वो नई चीज़ आपके सामने प्रेजेंट होती है और प्लस ट्रांसलेट भी होती है। So we can say that post-colonial writing is a type of translation. Post-colonial writing को बोला जा सकता है कि वो एक तरह की ट्रांसलेशन लिटरेचर है। It address a cross-cultural readership and represent one culture to another through writing. एक कल्चर को दूसरे कल्चर की एक और दूसरे सभी कल्चरों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है, जोड़ता है। तो जितनी भी चीज़ें स्क्रीन पे हैं, समझाया मैंने बहुत अच्छे से है आपको, और आपको हर एक चीज़ लिखनी भी है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपको एक बार रिकैप करा देती हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी, किसकी बात की थी, इकोनॉमिक्स की बात की थी। नंबर 1 पे आ गए थे आपके, पेरिफेरी की बात कर ली थी कि किस तरीके से जो कल्चर है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर के लिए, ठीक है, क्योंकि कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल, हर चीज़, फेस्टिवल। मैकार्ले मिनट की बात की थी। मैकार्ले मिनट के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, मैकार्ले मिनट के बाद हमने बात की थी एडवर्ड सेड की बुक ओरिएंटलिज्म, जो कि 1978 में पब्लिश हुई। उसके बाद हमने नाइजीरियन राइटर चिनुआ अचीबे की बात की 1958 में, जिनकी लाइंस को यूज़ किया। जेबी ईस्ट की बात की, थिंग्स फॉल अपार्ट की बात की। कॉलोनियल टाइम पीरियड की बात की, जिसमें ऑथर द एम्पायर ऑफ राइट्स ब्लैक को मेंशन करना है, आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंडियन जो लैंग्वेज है और लिटरेचर है वो किस तरीके से वर्क करता है। हमने वेदास, पुराण, शास्त्र, रामायण, महाभारत की बात की। आफ्टर दैट हमने देखा कि कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा वर्क लिखे गए, अराबिक, संस्कृत, पर्शियन, यूरोपियन, इनमें लिखे गए। इंडिया में 18th सेंचुरी में ओरिएंटल रिनेंसा आया, जिसके टाइम से चीज़ें बहुत बदली और इंडियन वर्क को दूसरी लैंग्वेज में, बेसिकली यूरोपियन कंट्री में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि हिंदी, बंगाली, असमी, मैथिली, गुजराती, मराठी, कोंकणी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मॉडर्न इंडिया की बात की कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लिटरेरी वर्क फैला था। उसके बाद ट्रांसलेशन आ गया कि किस तरीके से ट्रांसलेशन का रोल है इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो ट्रांसलेट की जब बात हुई तो हमने 15th सेंचुरी में ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा हुआ, कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। और उसके बाद 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। इंडिया के वर्क को किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया, यूरोपियन लैंग्वेज में। कौन सी सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में। इस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद बताया गया लास्ट में कि जो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग है उसको कहा जा सकता है इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन का टाइम पीरियड। क्यों, क्योंकि इससे क्या हुआ, अक्रॉस ऑफ कल्चरल रीडरशिप एंड रिप्रेजेंट वन कल्चर टू अनदर थ्रू द विद द हेल्प ऑफ राइटिंग। एक कल्चर को दूसरे कल्चर की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया विद द हेल्प ऑफ राइटिंग वर्क। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आई। तो ये मैंने क्या किया, एक समरी कर दिया। हमेशा याद रखो, आंसर डिफ़िकल्ट नहीं होते। स्क्रीन पे जो चीज़ें दिख रही हैं, जो मैंने बोला लास्ट के, मुझे लगता है 3 मिनट में मैंने पूरा इस टॉपिक को, इस 12-15 मिनट की वीडियो को समरी कर दिया है। उतना आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी तरीके से पढ़ने की जब आदत डाल लेंगे ना, खुद से क्वेश्चन, खुद से समझाना, खुद से बोलना, अपने आप चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये नई बुक है, इसे कवर कर लेना, बहुत आसान है। और अब मैं आपको क्या बता दूँ, मैं आपको कल का टॉपिक बता दूँ, है ना। चैप्टर नंबर 10 हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 10 ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 10 की एक कंपाइल वीडियो में लाऊंगी। कंपाइल वीडियो में क्या मिलेगा आपको, कंपाइल वीडियो में आपको मिलेगा क्या, कंपाइल वीडियो में आपको मिल जाएगा कंप्लीट जो चैप्टर 10 है वो एक ही वीडियो में मिल जाएगा। अब बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौमास ड्रम की। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नए हो तो, ठीक है। पढ़ते रहो और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि MEG ये कराओ, वो कराओ, 17 कराओ, 18 कराओ, 19 करो। सभी MEG पे मैं काम करूँगी, डोंट वरी, ठीक है। ट्रस्ट मी, हर एक MEG पे काम होगा, बट मैं 1 बाय 1 ही कर पाऊँगी। एक ही टीचर तो सारी MEG एक साथ नहीं कर सकता ना। तो एग्ज़ाम से पहले आपको सारी MEG चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, सब्सक्राइब करके रख लो।